कॉन्सेप्ट क्लियर विद साकेत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज 3 सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे अपने चैनल में। शुरू में मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है और उस चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है मेरा। इसमें हम एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको जीके और जीएस का नॉलेज देंगे, जिसमें हम अभी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। शुरू में हम आज सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एकदम बेसिक लेवल से होगा। और धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आपको हर एक चीज़ का क्लियरिटी मिलते जाएगा। जिस भी चीज़ में आप लोग अभी तक कन्फ्यूज़न होता था, वो मेरी तरफ से श्योरिटी रहेगी कि वो कन्फ्यूज़न, जितना बेसिक कन्फ्यूज़न हो, सब क्लियर करते हुए एडवांस लेवल तक आप लोग सीख पाएंगे। इसी क्रम में आज हम सबसे बेसिक क्लास ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, इसमें हम जानेंगे कि भारत की स्थिति कैसे है, कहाँ है, और ये भारत कहाँ कहाँ हमारे जो कि पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये लाइन जो हम खींच रहे हैं, ये भूमध्य रेखा इसे कहा जाता है। भूमध्य रेखा नाम से स्पष्ट है, भूमध्य रेखा यानी ये रेखा इंडियन ग्लोब को 2 पार्ट में विभाजित करती है। ये पार्ट उत्तर में है तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इस भूमध्य रेखा के नीचे वाले पार्ट जो कि दक्षिण में है, इसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे अवेलेबल है। ठीक, अब हमें पता है कि ये भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री पे अवेलेबल है। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे, ये अक्षांश लाइन इसे बोलते हैं, जो कि पूरब से और पश्चिम के रेंज में विस्तृत होता है, वो अक्षांश लाइन बोला जाता है। जैसे ये देखिए, ये अक्षांश, ये भी अक्षांश, ये चारों ओर लाइन जो अपन खींचेंगे नीचे और ऊपर, ये अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत होता है। और ये अक्षांश लाइन की क्वालिटी ये होती है कि ये हर अक्षांश रेखा एक अक्षांश रेखा और दूसरे अक्षांश रेखा के बीच में इक्वल डिस्टेंस 111 किलोमीटर का गैप होता है। दैट इज 2 अक्षांश रेखा 111 किलोमीटर के रेंज पे विस्तृत होती हैं, और ये दूरी हर जगह 111, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जब बात करेंगे हम आगे देशांतर पढ़ेंगे तो ये कंडीशन उसमें नहीं होता है। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत होती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक देशांतर रेखा अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस है उसके बीच, लेकिन ये कंडीशन अक्षांश रेखा में नहीं है। लेकिन देशांतर रेखा में जैसे जैसे ये ध्रुव बोलते हैं, ये पॉइंट को ध्रुव बोलते हैं, जैसे जैसे देशांतर रेखा ध्रुव के पास आती है और वो उसकी लंबाई घटते जाती है, और जैसे जैसे ये देशांतर रेखा विषुवत रेखा के करीब या भूमध्य रेखा 0 डिग्री करीब आती है, तो इस देशांतर रेखा की लंबाई मैक्सिमम होती है। तो हमने जाना, जो लाइन पूरब से लेकर पश्चिम की ओर होगी उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो लाइन उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर जाएगी उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब आगे हम फिर इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू हम जान लेते हैं। फिर हैं
जैसे अभी हमने बताया कि ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा। उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और इसी तरह दक्षिण की साइड दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तर में अगर हम आगे जाते हैं तो ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की ओर जो रेखा है उसे हमें कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, उसे कर्क रेखा की ओर के नाम से जानते हैं। उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में यानी 0 डिग्री से भूमध्य रेखा के नीचे जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके लगभग 23.5 डिग्री जो रेखा है, इसको इस साइड हम बना लेते हैं, उसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। अब भारत की स्थिति इसी कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। अगर हम भारत का मैप ऐसे बनाएंगे तो भारत की स्थिति, हालांकि मैप मेरा अच्छा नहीं है, बाद में धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाएगा, लेकिन ये भारत की स्थिति जो है इसी कर्क रेखा के बीचों बीच जाती है। आगे हम आपको सब एक एक चीज़ बताएंगे कि एक जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ये भारत के किन किन राज्यों को टच करते हुए जाती है, तो वो पढ़ेंगे हम। ये वाला भाग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है और यहाँ उत्तर का मैदान है और फिर ये उधर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। आगे हम ये सब चीज़ एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये जानते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ है। तो हमने यहाँ बताया कि भारत कर्क रेखा के बीचों बीच से होते हुए जाती है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ दैट इज उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो लाइन है वो आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है, उसे आर्कटिक वृत्त। सिमिलरली दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री दक्षिण के साइड साउथ, ये अंटार्कटिक वृत्त की संज्ञा इसे दी गई है, अंटार्कटिक वृत्त। तो हमने जैसे कि बताया, जो ये पूरब साइड है ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम जो रेखा जाती है उसे हम अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस है। सिमिलरली पूरब से पश्चिम के बीच हमने पढ़ा कि ये पूरब से पश्चिम के बीच की जो लाइन है उसे देशांतर रेखाएं के नाम से जानते हैं। तो भारत यहाँ ये साइड, जैसे कि आपको पता है, अभी ने हमने बताया था, ये मान लीजिए भारत है, एक ओवरव्यू देते हैं। तो अगर पूछे कि भारत कहाँ स्थित है, एग्जैक्ट लोकेशन भारत का कहाँ है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो, अगर इस पे पूरा एक ओवरव्यू लें तो भारत की स्थिति यहाँ है, दैट इज ये पूरब साइड में है। ऐसे देखेंगे तो ये पूरब साइड में है, और फिर अगर देशांतरी व्यू से देखें तो ये पूरब साइड में स्थित है, ऐसे देशांतर रेखा है जो कि ये पूरब है। और अगर अक्षांश रेखा के व्यू से देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध साइड, क्योंकि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के दूसरे पार्ट नॉर्थ साइड में हम यहाँ भारत स्थिति को दिखा रहे हैं, दैट इज ये अक्षांश व्यू से ये उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतर व्यू जो कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, ये देशांतरी व्यू में हम देख रहे हैं कि इस भारत की स्थिति यहाँ है, दैट इज ये पूरब साइड में है, ये पूरब साइड में है, और ऐसे ये उत्तर साइड में। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। फिर से एक और ड्रॉ करते हैं। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा हुआ,
जो कि भारत में स्थित है। एक कर्क, भूमध्य और मकर रेखा में केवल कर्क रेखा ही है जो भारत में स्थित है। 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा हुआ। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ के बीच ही वैरी करता है। मतलब सूर्य इतना दूरी ही तय करता है पूरे एक साल में। तो हमें ये चीज़ याद रखना होगा कि सूर्य कब कब कहाँ, जैसे अगर मान लीजिए हमें पता है सूर्य के चलते हमें गर्मी मिलती है, तो सूर्य जब विषुवत रेखा पे रहता है तो यहाँ से स्थिति भारत यहाँ है, भारत इस रीजन में है, तो ये सन है, सूर्य थोड़ा दूर है भारत से। तो इस कंडीशन में थोड़ी सी ना ठंडा ज़्यादा होगा ना गर्मी होगा। लेकिन यही सूर्य अगर यहाँ आ गया, मान लीजिए सूर्य यहाँ आया, जो कि हम बताएं कि सूर्य हमेशा वैरी करेगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट्स के बीच में। अगर सूर्य यहाँ आया, ये तो स्थिति भारत यहाँ है, तो सूर्य की स्थिति भारत से अभी दूर है, मतलब सूर्य की गर्मी भारत में थोड़ी कम पड़ेगी। दैट इज़ उस टाइम भारत में थोड़ी सर्दी का मौसम होगा, क्योंकि सूर्य दूर है तो सूर्य की गर्मी भारत पे उतना नहीं पहुंचेगी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भारत की ओर आता जाएगा, दैट इज़ अगर सूर्य की स्थिति अगर इस रीजन में हुई यानी भारत के करीब, तो भारत में गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो हमें देखते हैं, आप लोगों को पता है कि भारत में गर्मी कब पड़ती है, जून के टाइम में। तो 21 जून का जो समय होता है, नोट कर लीजिए, 21 जून के समय सूर्य एकदम कर्क रेखा पे एकदम डायरेक्ट फोकस रहता है, यानी सूर्य पहुंचा रहता है कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो कि हम इंडिकेट किए हैं। इस कर्क रेखा पे सूर्य आया होता है कब, 21 जून तक। तो 21 जून को भारत में या 21 जून के आसपास, जून जुलाई के महीने में भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब हम जैसे बताएं कि सूर्य यहाँ मैक्सिमम पहुँचा, इधर नहीं जाएगा। देखिए इधर का रीजन जो हम बताए हैं 66.5 डिग्री में उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ ये रीजन ठंडा का भी प्रदेश होता है। या फिर इधर देख लें तो इधर भी सूर्य नहीं पहुँचता है, इसलिए यहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं हो पाती है। अगर यहीं सूर्य यहाँ पे भी अगर पहुँच जाता है, इधर भी पहुँच जाता है, तो इस एरिया में भी ठंडा का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है। लेकिन सूर्य यहाँ से अगर यहाँ जाएगा सूर्य, तो इस टाइम में ये वाला प्रदेश तो बहुत अधिक ठंड में रहेगा, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल ही सूर्य का कोई अंश दिखाई नहीं, सूर्य का कोई फोकस ज़्यादा नहीं रहेगा। तो उस टाइम सूर्य का यहाँ बहुत ठंडा का माहौल रहेगा उस टाइम। तो जैसे कि बताएं 21 जून को भारत में जब सूर्य कर्क रेखा पे पहुंचता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी फील होती है। और वैसे भी देखिए भारत में कहाँ पड़ेगी, देखिए ये कर्क रेखा बीचों बीच, तो ये वाले रीजन, ये जो दक्षिण वाला पार्ट है भारत का, वो ज़्यादा गर्मी के चपेट में रहता है। लेकिन वहीं जाइएगा थोड़ा सा दूर पड़ जाता है जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख ऊपर वाला क्षेत्र, जो सूर्य से थोड़ा सा डिस्टेंस, कर्क रेखा से थोड़ा सा और डिस्टेंस वाइज थोड़ा सा और उसमें भौगोलिक कंडीशन है। तो इस वाले प्रदेश में थोड़ी ठंडी अधिक रहती है। लद्दाख वगैरह देखिएगा तो यहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि सूर्य हालांकि आ तो जाता है कर्क रेखा पर, लेकिन ये वाला प्रदेश थोड़ा सा और दूरी पे है भारत में ही, इसलिए यहाँ थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा होती है। अब 21 जून को, जून का महीना, सूर्य पहुँच गया कर्क रेखा पे, तो ये सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ फील होगी। लेकिन जैसे जैसे अब सूर्य यहाँ मैक्सिमम पहुँच गया, अब सूर्य वापस इस डायरेक्शन में आएगा। कहाँ तक आएगा, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री जो साउथ हम बताए हैं आप लोगों को, तो 23.5 डिग्री साउथ तक आएगा सूर्य। तो धीरे धीरे जून से वो पहुँचेगा, जून से आएगा वो वापस, जून पे मैक्सिमम अपना पहुँच गया कर्क रेखा पे, धीरे धीरे आएगा। तो जून के बाद 3 मंथ आगे, जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सितंबर के मंथ में 23 सितंबर तक सूर्य इस विषुवत रेखा पे, जो कि भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं, 23 सितंबर को पहुंच जाएगा। 23 सितंबर को फिर 23 सितंबर के 3 मंथ बाद फिर वापस कहाँ आया, मैक्सिमम लिमिट, जो कि
23.5 डिग्री साउथ है जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो सितंबर से 3 मंथ और काउंट कर लीजिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे पहुँचेगा। अब देखिए 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ आया, अब यहाँ से समझिए 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पहुँचा है, तो हमें पता है कि दिसंबर माह में भारत में क्या पड़ता है, ठंडा पड़ता है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा क्यों पड़ता है। देखिए अब 22 दिसंबर को सूर्य तो यहाँ पहुँचा है, यहाँ से सूर्य से भारत का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो तो बढ़ गया, मैक्सिमम जहाँ पे सूर्य को जाना था वहाँ पहुँच गया है। भारत से दूर है, इसलिए सूर्य की किरण डायरेक्ट कर्क रेखा पे नहीं पड़ रही हैं, इसलिए भारत के रीजन में इस टाइम ठंडी का मौसम होगा। कब? 22 दिसंबर। अब हम जैसे कि बताएं कि 22 दिसंबर पर मकर रेखा 23.5 डिग्री पर सूर्य पहुंच गया। अब फिर इधर नहीं जाएगा, क्योंकि हम बताएं मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है, इसी रीजन में सूर्य रहता है, फिर वापस यहाँ आएगा। ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चलेगा, नहीं, सूर्य अब फिर वापस यहाँ आएगा। फिर 3 मंथ काउंट कर लीजिए, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 21 मार्च को सूर्य फिर वापस इस विषुवत पे आएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये सूर्य 23 सितंबर कब आया? जब सूर्य वहाँ पे दक्षिणायन हो रहा है। दक्षिणायन मतलब ये दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, तो 23 सितंबर को आया है। फिर 23 सितंबर से 22 दिसंबर को पहुँचा, 3 मंथ और ऐड कर लीजिए। और फिर वापस जाने के क्रम में विषुवत रेखा फिर उसे मिलेगी कब? मार्च महीने में। दिसंबर में 3 मंथ काउंट कर लीजिए, और तो मार्च महीने में 21 मार्च को सूर्य वापस इसी विषुवत रेखा पर आएगा। और मार्च से फिर काउंट कीजिए जून, 3 मंथ काउंट कीजिए, अप्रैल, मई, जून, वापस फिर सूर्य पहुंच गया कहाँ? भारत में। तो इस तरह से ये कंडीशन हुआ। सूर्य कब कैसे ये विषुवत रेखा में, कर्क रेखा में और मकर रेखा में, इन्हीं तीनों रीजन के बीच में वैरी करते रहता है। सूर्य नहीं करता है, पृथ्वी वैरी करती है, तो ये कंडीशन जनरेट होता है। सूर्य तो फिक्स है, पृथ्वी ही सूर्य का परिक्रमण करती है, जिसके चलते ये सूर्य फिक्स है और पृथ्वी वैरी कर रही है, जिससे ये कंडीशन जनरेट हो रहा है कि पृथ्वी जब यहाँ पे आई तो सूर्य का कंडीशन ये आया, फिर पृथ्वी इधर आई तो सूर्य को मिला यहाँ पे, सूर्य से यहाँ पे ये हो रहा। तो इस तरह से आपने देखा कि कब कैसे कंडीशन चेंज होता है, मौसम कैसे चेंज होता है, और 3-3 मंथ का ये स्लॉट होता है नॉर्थ से साउथ के बीच। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, और कल मैप के थ्रू हम थोड़ा जानेंगे कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिमी विस्तार कैसे कैसे है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, सबसे उत्तरी पॉइंट, सबसे दक्षिणी पॉइंट, और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन कौन सा है। तो आगे का क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट वीडियो कुछ दिन में आप लोग को पूरा प्रोवाइड हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये मैप के थ्रू कल पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर अभी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि चैनल और ग्रो करे और अच्छे अच्छे कंटेंट मिले, मेरा भी मोटिवेशन होगा। थैंक यू।